दी मेरा भाई नहीं चाहता कि मैं मायके रहूं। जब भी मैं आती हूं वो और उसकी पत्नी मुंह बना लेते हैं। भाई की शादी को सिर्फ 1 मंथ हुआ है, ससुराल में कोई नहीं है। 1 मंथ का छोटा बेटा है और 5 साल की बेटी है। बेटी को बुखार था इसलिए मैं महीने में 2 बार गई। तो भाई मेरे माँ को बोला कि ये तो महीने में 2 से 3 बार आती है। भाई मेरे बहुत ही बड़ी पोस्ट पर हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है। मेरा पति बहुत डरता है जब बच्चे बीमार होते हैं और वो हमें मायके छोड़ आता है क्योंकि वहाँ माँ पापा रहते हैं। मेरी दोनों डिलीवरी के टाइम भी भाई ने बहुत हंगामा किया था। सैड। तो इस तरीके के मायके, ससुराल, पति, बच्चों, अपने सेल्फ ग्रोथ, अपने करियर, टाइम मैनेजमेंट, हर टॉपिक से रिलेटेड, इवन ब्यूटी से भी, जो हमारे लुक्स को लेकर है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। और इसी उम्मीद में मैं यहाँ पर डिस्कशन करती हूँ कि जिन सलाहों पे यहाँ पर बात हो रही है या मैं बात कर रही हूँ या फिर कमेंट्स में एक दूसरे को जो सलाहें दी जा रही हैं, इसी होप से कि लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा और जो भी अटक है वो दूर हो जाएगी और आप अपना मेंटल पीस मेंटेन करते हुए अपने ट्रू बेटर सेल्फ को प्राप्त कर लेंगे। तो आज एपिसोड 80 के आए हैं ढेरों क्वेश्चन, अगेन 100 से ऊपर। तो देखते हैं कितनों के जवाब मैं दे पाती हूँ। चलो इन सब के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। अभी जो प्रश्न मैंने पढ़ा उसके लिए, जब तक आपके माता पिता हैं, भाई भाभी मुंह अगर बना रहे हैं तो इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। जब तक आपके माँ बाप हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और आप ज़रूरत में हैं, आपके ससुराल में भी कोई नहीं है तो करने वाला भी कोई नहीं है, प्लस फाइनेंशियली भी आप वीक हैं लग रहा है, इसीलिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ रही है। नहीं तो आप अगर हर तरीके से सक्षम होती तो एक बार को मैं आपको सलाह तब देती कि अगर आपके जाने से मायके में कलेश होता है तो थोड़ा कम कर दीजिए जाना। लेकिन ऑलरेडी अगर आप बीमारी की वजह से महीने में 2 बार गई हैं तो भी अगर वो मुंह बना रहा है तो वो उसकी गलती है, वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा। और इसमें मुझे नहीं लगता कि भाभी का कोई रोल है, क्योंकि 1 महीने में आके सडनली, अब आप बता रहे हो ना दोनों बच्चों के टाइम पे भी भाई ने हंगामा किया था, तो कमी आपके भाई में है। अब जब पति को ही अपनी बहन में इंटरेस्ट नहीं होगा तो पत्नी ऑब्वियसली उससे कटेगी, है ना। तो राड़ की जड़ जो है वो आपके भाई का बिहेवियर है। वो क्यों है वो आपको पता होगा बेहतर कि आप लोगों के टर्म्स इतने अच्छे नहीं हैं, या क्यों उसको एक इनसिक्योरिटी है पैसे से होने के बावजूद भी कि आप आएंगी तो पता नहीं क्या ले जाएंगी। फिलहाल जो भी है, हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। आप जब तक आपके पेरेंट्स हैं और वो अच्छे से बोल रहे हैं आपके साथ, तब तक आप हक से जाइए, उनके मुंह की तरफ मत देखिए। कहीं भी 2-3 बार आती है तो आपकी मम्मी जवाब दे देंगी उस चीज़ का। आप उससे डायरेक्ट डील करने से बचो। सबसे पहली चीज़, जब डायरेक्ट आपसे बात हो तब आप बोलना, नहीं तो बीच में मत पड़ो कि ये बोल रहा है मम्मी पापा से और मैं बीच में बोल रही हूँ, ठीक। बाकी अपनी वही है कि जब कहीं जाने से नेगेटिव वाइब्स आती हूँ तो समझदारी यही है कि हम उसमें वहाँ पर जाना कम कर दें। ऑब्वियसली आगे जाके अगर आपकी वजह से आपके मायके में चिड़चिड़ हो, कलेशबाजी हो आपके माँ बाप और भाई भाभी में, तो उससे बेहतर लड़की को यही लगता है कि भाई ठीक है मैं कम कर दूँ आना जाना, लेकिन वो लोग खुश रहें। तो सेम चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जब तक ज़रूरत है और मम्मी पापा ठीक से बात कर रहे हैं तब तक जाते रहो। मुँह बनाए कोई अब मुँह बिगाड़े। नेक्स्ट, मैं सबसे ज़्यादा अपने पति से परेशान हूँ। सभी को तो हैंडल कर सकती हूँ बट हस्बैंड शक करते हैं बिना वजह, लड़ाई करते हैं, गाली देते हैं, मुझे शांति से नहीं रहने देते, बाहर नहीं जाने देते, खुश नहीं रहने देते। 2 बेटे हैं इसलिए रिश्ता नहीं तोड़ सकती। गवर्नमेंट टीचर हूँ, सारी पेमेंट वही ले लेते हैं। मेल स्टाफ का कभी फ़ोन आ जाता है किसी काम से तो तमाशा कर देते हैं। ड्यूटी भी ठीक से नहीं करने देते। कभी मन करता है नौकरी छोड़ दूँ बट आप सही कहती हो, बिना नौकरी के तो मैं पागल हो जाऊँगी। जेल के कैदी की तरह जीवन हो जाएगा। मेरी कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी आ जाती है तो मेरे प्रिंसिपल को फ़ोन करके लड़ाई कर लेते हैं। मरने का मन करता है बट बच्चे हैं। देखो, लड़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब पे हो, पैसा आपका है। अब आप जो कह रही हो कि आपका सारा पैसा वो ले लेते हैं, कैसे? बिना आपके साइन के आपके अकाउंट से कैसे निकल सकते हैं? अपना इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करो, जॉइंट मत करो, ठीक है। और जब तक आप साइन करके दोगी नहीं या आप अपना कार्ड उनको नहीं दोगी, वो नहीं निकाल सकते ना। सिर्फ आपको थोड़ा मजबूत बनना है कि ठीक से बिहेव नहीं होता, आपसे कुछ नहीं होता, मेरी नौकरी में प्रॉब्लम भी क्रिएट करनी है, आपको पैसा भी चाहिए तो प्रॉब्लम आप क्रिएट कर लो जितनी करनी है, लेकिन पैसा अब आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। या तो लाइन पे आओ नहीं तो रहने दो।
और रही बात इसकी कि 2 बच्चे हैं ये वो, तो 2 बच्चे हैं, आप इतनी सक्षम हो, आप अपने दम पे उन्हें पाल भी रही हो, है ना। तो हर चीज़ में इतना झुकने की ज़रूरत होती नहीं, हम बेकार ही झुक रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गलत बिहेव कर रहे हैं। उसका सिर्फ ये है कि भैया एक अच्छा पति हो, सपोर्ट हो, आदमी आसानी से जी लेता है। लेकिन सपोर्ट तो दे नहीं रहा, न्यूट्रल है, तो ये है कि भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ना तो सपोर्ट कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे, साथ में और परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे पति का आपको कोई भी कहना सुनने की क्या ही ज़रूरत पड़ी है? क्यों आप उनकी गलत बातों को बर्दाश्त कर रहे हो? आपकी गाली दे रहे हैं, उनका मुंह तो पकड़ नहीं सकते, लेकिन जो आप कर सकती हो एग्जैक्टली ये है कि पैसा आपका लेके वो क्यों खर्च कर रहे हैं, जिस नौकरी में वो अड़ंगे लगा रहे हैं, जिसको करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे, तो पैसा किस मुंह से ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं, है ना। तो रिजिडली मना कर दो कि पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो, बाकी जो मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, ठीक है। अगर तमीज़ से रहना है तो पति वाला अधिकार मिल जाएगा कि ठीक है पति पत्नी का एक ही होता है, किसने बांटा। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं करना है, उल्टा परेशान करना है, तो पैसा भी नहीं मिलेगा, जाओ करो जो करना है। तो ऐसे लोग जो पैसों के लिए ही जुड़े हुए होते हैं ना, 1 मिनट में लाइन पे आ जाते हैं, जब उनका पैसा बंद होता हुआ उन्हें दिखता तुरंत घुटनों पे आ जाते हैं। दूसरी बात कि मेल स्टाफ का अगर फ़ोन आ जाए, परेशान करता है ये वो, उनको स्ट्रिक्टली बोल के रखो कि भैया घर में मेरा आदमी पागल है, तुम्हें पता है क्यों करते हो फ़ोन, एक्स्ट्रा ड्यूटी लग रही है, प्रिंसिपल से लड़ रहा है, लड़ने दो। प्रिंसिपल आपको कहे तो कि भाई मैं उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ले सकती हूँ, अब आई है, मैं तो आ गई ना करने के लिए, अब अगला लड़ रहा हो तो मेरे से भी लड़ता रहता, तो मैं तो सुधार नहीं सकती उसे, उनसे रिलेटेड मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कोई गलती करूँ तो आप मुझे बोलो, वहाँ भी आपकी राड़ ख़त्म, ठीक है ना। तो एक आदमी को जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो चीज़ रुक सकती है उसको रोको। अब या तो वो अपने आप बैक फुट पे आके अपने आप को चेंज करने की तरफ जाएंगे, लेकिन जो बर्दाश्त करना पड़ेगा, ज़रूरत है, वो तो कर ही रहे हो कि भाई आपकी स्टाफ में बेइज्जती हो रही है, इनकी वजह से कुछ है, उसको आप चेंज नहीं कर पा रहे। लेकिन स्टाफ को ये तो दिख रहा है ना कि आप कैसे हो ओरिजिनल, तो उनकी सिंपैथी है आपके साथ, ये ठीक है यार इसका आदमी बेकार है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखो, कभी इतने ये आदमी आपकी लाइफ में है, आप खुद को ही खो बैठो, बात ये है। एक क्वेश्चन आया है इनकी, अब बाकी बातें पिछले से रिलेटेड है, मेन जो टैग लाइन है वो ये है कि बच्चे का स्कूल जो है वो जल्दी का जैसे हो गया, अगर वो 5 से 5:30 मतलब उठ जाएं, उन्हें उठा लें बच्चों को भी, खुद भी, तो काम जो है वो निपट जाता है। लेकिन ये आँख खुलती है इनकी कि खुद ही 6:20 तक उठती हूँ, फिर हड़बड़ी तक सब करना पड़ता है। हड़बड़ी में जल्दी सो जाऊँ तो नींद भी जल्दी खुल जाए, बट ना ही नींद जल्दी आती है, ना ही आँख जल्दी खुलती है। इसको कैसे चेंज करें दी, प्लीज़ आंसर दीजिएगा। देखो ये होती है बायोलॉजिकल क्लॉक, 1 दिन में या 4 दिन में कुछ नहीं बदलता। और आप डायरेक्ट अगर आप रोज़, मान लो मैं रोज़ 12 बजे, कई बार 12 ही, मतलब 99% 12 बज जाते हैं, तो मैं अब जैसे मेरे साथ भी तो यही हो रहा है ना स्ट्रगल स्कूल के टाइम की, अब मुझे इस टाइम पे उठना चाहिए, 5 से 5:30 बीच के में, 5:30 बजे मैं काम में लग जाऊं तो मेरा काम अच्छे से निपट जाएगा। अगर मैं 5 बजे ना उठ के 5:30 ही डायरेक्ट सोचूं कि मैं उठूं, तो फिर मुझे 15-20 मिनट लगेंगे, तो मेरा कुछ ना कुछ काम छूट जाएगा, है ना। अब 5 बजे उठने के लिए आदमी को कम से कम 11 बजे सोना पड़ेगा, तो 11 बजे मैं अपना काम निपटा के लेट तो सकती हूँ, लेकिन जब मैं पिछले इतने महीनों से लगातार 12 साढ़े 12 सो रही हूँ, तो सडनली नींद 11 बजे लेटते ही आ जाए, ऐसे थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी चीज़, आप दिन में कितना सो रहे हो, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर फ़ोन हाथ में रहेगा रात को सोते टाइम, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका 1 से 1.5 घंटा यूं ही निकल गया। तो जो स्लीपिंग अपना शेड्यूल चेंज करने का प्रोसेस है ना, 1-2 वीडियो भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, क्विक नींद आने की। कुछ टेक्निक्स है, मैंने तो कभी ट्राई नहीं की, लेकिन बताते हैं कि ये करो, इतनी बार एक्सहेल करो, एक्सहेल इनहेल करो, सांस, नींद आ जाती है, वो ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ ये है कि आप अगर फ़ोन को अपने पास ना रखें, आपका कपड़े कंफर्टेबल हों, चेहरा वगैरह धो के सो रहे हो, हाथ पैर ठंडे पानी से, उसके बाद जब सो रहे हो और पूरे दिन के थके हुए हो, तो आपको 15 से 20 मिनट में आ जाएगी नींद। कोई ना कोई और परेशानी होती हो रही है तब नहीं हमें नींद आती, या हम दिन में सो रहे होते हैं तब नहीं नींद आ रही होती, या फिर सिंपल है कि हमारे हाथ में फ़ोन है और हमें पता ही नहीं चला, है ना। तो धीरे धीरे इस चीज़ पर काम करो कि एक फ़िक्स टाइम पे आपको लेटना है,
लाइट्स ऑफ करनी है, फ़ोन नहीं रखना है। 1-1.5 हफ्ते में आपको उस थोड़े टाइम से पहले नींद आने लगेगी। दूसरी चीज़, आपको जब अपना टाइम उठने का जल्दी करना है तो सीधे 1 से 1.5 घंटे की अगर लीप लोगे, अगेन वही बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है, फ्रेश नहीं होगे, ना तो गट्स के मामला फ्रेश रहेगा, ना ही आप दिमाग से फ्रेश रहोगे, आप नींद में ही रहोगे, चाहे कितना ही उठ के नहा भी लो, सफाई भी कर लो, तो वो फिर अगेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसका तरीका ये होता है कि एकदम से 1 या 1.5 घंटे का फ़र्क ना हो। जब हमें पता है कि अप्रैल में स्कूल चेंज होने हैं तो हमें चाहिए कि थोड़ा थोड़ा हम टाइम अपना अर्ली उठना शुरू करें, मैक्सिमम 15 मिनट पहले, तो वो धीरे धीरे आ जाती है बॉडी रिदम में। तो आपको इसको पूरा मिशन के तौर पे लेके चलना पड़ेगा, तब जाके सब कुछ सही होगा। आप सोचें 2 दिन जोश में उठ गए, 3 दिन जोश में उठ गए, 4 दिन जोश में उठ गए, फिर 5वें दिन वापस वहीं आ गए, तो नहीं बन पाता। सीधा सा हिसाब है। तो अगर आपको टाइम पे उठना है, काम करना ही है कि उतने से पहले मेरा काम नहीं निपटेगा, तो उठने का टाइम फिक्स हो जाना है, इसलिए सोने का टाइम आपको फिक्स करना ही होगा। नहीं तो बॉडी है वो आपकी एक हद तक ही सुनेगी, बाकी उसकी कुछ नीड्स होती हैं वो आपको देनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरे हस्बैंड हमेशा फेसबुक पे ही रहते हैं, रात को पी के घर आते हैं 11 बजे के बाद, कुछ भी इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो फ़ोन से नज़र नहीं उठाते, ध्यान देने को बोलती हूँ तो उल्टा मुझे गुस्सा करते हैं, मैं क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। चार्जर छुपा दो। कॉमेडी में तो ये हो सकता है जब फ़ोन में बैटरी नहीं होगी, लेकिन बात वो है कि जब वो फेसबुक पे है ना, एक और तरीका हो सकता है, आप भी फेसबुक पर जाके उनको मैसेंजर में रिप्लाई करो, मैसेज करो। मैंने कई रील में देखा था, और ये कॉमेडी थी लेकिन एक मैसेज वाली रील थी, पर ये मतलब एक आदमी अगर फ़ोन में फेसबुक पर घुसा पड़ा है तो मैसेज जैसे ही आएगा वो टैप करेगा तो सडनली लगेगा कि भैया कुछ कह रही है, और एक ही बार में टाइप कर दो मैसेज। या फिर दूसरी आईडी बना के, जैसे होता है ना प्रैंक करने वाली चीज़, तो वहाँ बात करो, फिर बता दो कि हाँ जी मैं बीवी हूँ, अब टाइम है तो मैं यहाँ बैठी हूँ, यही बात कर लें। लेकिन सारी चीज़ें ना ये भी एक नॉर्मल आदमी पे चलती है, जो शराबी आदमी होता है ना उसके ऊपर लगभग सारे तरीके वेस्ट हो जाते हैं। एक उसकी बुद्धि का अंदाज़ा आप इससे लगाओ ना, उसको पता है शराब, सिगरेट या कोई भी नशा करने वाला आदमी दिमागी रूप से कितना बीमार है, उसका अंदाज़ा आप ये लगाओ। उसको पता है कि मैं जहर खरीद रहा हूँ, पैसे दे के जहर खरीदता है, पीता है। उसको पता है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से लेके आ रहा हूँ, वो भी पैसे भी गए, और लेके जो आ रहा हूँ वो मेरे शरीर में जाके उसका नाश पीटेगी, वो फिर भी करता है उस चीज़ को। तो उसकी विल पावर, एक शराबी की, जो भी नशा आदमी करता है ना, उसकी कितनी कमज़ोर होगी, तो उस आदमी से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो लाइफ के क्या डिसीजन ढंग के लेगा, जो अपने जीने मरने से रिलेटेड ही नहीं ले पा रहा। उसे पता है मैं पी के मरूंगा, फिर भी कर रहा है। फ्री की नहीं मिल रही, खरीद के पी रहा है। या गुटखे खाने वाले होते हैं या सिगरेट पीने वाले होते हैं, इनको पता है अच्छे से कि ये चीज़ें उनके शरीर में जाके उन अंदर से खोखला करेंगी, फिर भी नहीं वो रुक पा रहे। तो ऐसे आदमी से जिम्मेदारी की उम्मीद तो आप कर ही नहीं सकते। किस्मत ख़राब उसी दिन हो गई जिस दिन एक शराबी से शादी हुई। लेकिन बात यह है कि अब क्या किया जाए, हो तो गई, तो उसमें यही है कि ठीक है, ड्रिंक वाली बात को अलग है, लेकिन फेसबुक वाली पे आप ये कर सकती हो कि फेसबुक पे ही लगे हुए हैं तो आप भी फेसबुक पे ही बात करना शुरू कर दो मैसेंजर में। एक ये हैं कंटिन्यू लगी हुई हैं ये अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करने में। इनकी बहन का वही कि लव मैरिज थी, शायद जो लोग रेगुलर देखते होंगे उन्हें याद भी आ जाए। लव मैरिज थी, पहले इन्होंने छुपाया, फिर बात सबके सामने आई तो फिर इनकी बेइज्जती हुई कि तूने क्यों नहीं बताया। फिर अब वो लड़की अड़ी हुई है, इनकी अरेंज मैरिज सक्सेसफुल ज़्यादा है नहीं, तो अब ये था कि जी तू बात कर ले। इनके माँ बाप कह रहे हैं कि तू उसको मना कि शादी करने के लिए, अरेंज मैरिज राजी हो जाए। अब आगे की कहानी सुनो। जस्ट अभी मेरे घर से फ़ोन आया, बहन की शादी के लिए सब बेमन से राज़ी हो गए, दोनों मरने की धमकी दे रहे हैं, बहन और उसका प्रेमी। शादी सिर्फ कोर्ट मैरिज होगी, पर मेरा मन उदास हो रहा है। जब मेरे बारे में पता चला था तो सबने मुझे मेरे मारा पीटा, ज़बरदस्त दबाव में आकर मेरी शादी जल्दीबाजी में ऐसी जगह कर दी जहाँ मैं मार मर कर रह रही थी। जब मेरी पोल खुली तो सब मेरे ऊपर चढ़ गए और मैं डर के मारे दब गई, पर बहन के लिए घर वाले डर के मारे मान गए। उसके केस में एकदम उल्टा हो गया मेरे केस से। अब मेरे मन में चल रहा है अगर शादी हो गई तो मैं भी रिश्ता तोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी शादी आनन फानन में गलत जगह गलत इंसान से कर दी। मुझे
कुएं से निकाल के खाई में फेंक दिया। क्या मैं सही सोच रही हूँ? ये बात अब मेरे दिल में रह रह के आ रही है। क्या मेरी फीलिंग्स नहीं थी जिससे मैं शादी करने वाली थी? वो तो इंजीनियर था और हस्बैंड 10वीं पास, वो भी 3rd क्लास मेंटेलिटी, जिसने आज तक मुझे कुछ नहीं करने दिया। अब मेरा दिल रो रहा है, क्या करूँ? अभी भी आंखों में आंसू हैं। अब देखो, आपकी बहन ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं हमेशा यही कहती हूँ ना प्यार करने वालों के लिए कि प्यार है, मानती हूँ, अट्रैक्शन से एक लेवल आगे की चीज़ हो गई, लेकिन आप उस प्यार को अगर सीरियसली लेके चलो, मान लो आपकी बहन की शादी इससे ना होती तो वो अड़ी रहती कि इससे नहीं करूँगी, ठीक है आपकी इज्जत सिर माथे, फिर मैं किसी से नहीं करूँगी, तो उसके लिए बड़ी रिस्पेक्ट आती मेरे मन में, है ना। टेक्निकली भी सोच के देखो, कोई एक ऐसी लेडी कि वो कहे कि मुझे तो एक बार प्यार हुआ था, मेरी उससे नहीं हुई, कोई बात नहीं भाई, उसने अपने माँ बाप की बात भी रख ली, लेकिन अपने प्यार का मान भी रखा, एक रिस्पेक्ट आती है ना। लेकिन आप प्यार कर रहे हो, उसके बाद आप पे थोड़ा दबाव डाला गया, कुछ भी किया, तो दबाव का मतलब ये होता है कि ठीक है मैं नहीं मिलूंगी उस लड़के से, मैं नहीं प्यार करूंगी। आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे ऐश्वर्या राय थी मोहब्बतें में, उसने अपने पिता से कोई बात ही नहीं करी, ठीक है, उसने कन्विंस करने की कोशिश करी, उसके पिता ने साफ मना कर दिया। उसे अपने पिता के अगेंस्ट नहीं जाना था, नहीं जानी, कोई तमाशा नहीं किया, लेकिन उसने अपने प्यार की भी इज्जत रख ली, क्योंकि उसको प्यार जो था वो उसे था कि उसके लिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसने तो चलो ये कर लिया कि वो सुसाइड कर ली, लेकिन एक तरीका ये होता था कि भाई उसका नाम लेके वो पूरी ज़िंदगी अनमैरिड अगर रहती तो दोनों जगह हो जाती ना, और कहीं ना कहीं फिर पेरेंट्स को भी लगता कि भाई बच्चा कहीं कर ही नहीं रहा, तो मतलब बात सीरियस है, तो शायद मान जाते। अब आपकी बहन तब से लगी हुई है, उसने इतना सब कुछ, मतलब तमाशा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो अड़े रहे ना अपनी जगह पे दोनों लोग। अब आपके केस में हो सकता है कि इस लेवल का वो ना हुआ हो, तो आपके माँ बाप ने तो इसके लिए भी कोशिश तो पूरी की ना रोकने के लिए, तो अब आप उससे अपनी वो अगर तुलना कर रहे हो तो ये है तो ह्यूमन नेचर, लेकिन गलत है, क्योंकि भाई आपकी बहन है, आपको खुश होना चाहिए, जो आपको नहीं मिला चलो उसे तो मिल रहा है, ठीक है। बाकी आपका डिसीजन जो है कि मैं अब अलग हो जाऊंगी, वो आप अपने ऊपर देख के ले सकते हो कि भैया अगर आपको लग रहा है कि हाँ अलग हो जाओगे, अब वो जिनसे आप करना चाह रही थी वो अभी भी हैं नहीं हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन केवल अपनी बहन से एक तरीके की ये तो जेलसी सी हो गई, वो चीज़ रखना गलत है। जो हो गया सो हो गया, हर एक की किस्मत होती है अपनी अपनी। तो अब आपकी शादी में अगर सुधार हो सकता है, आप उसमें कर सकते हो ठीक चीज़ें, तो मैं तो सलाह यही दूंगी कि आप वहाँ पर रहो और सही करो। अगर वो आपके लिए बेस्ट होते या आपकी लाइफ में लिखे होते तो तभी हो जाती उनकी शादी। इस तरीके से सोचना आपका गलत है जैसे आप सोच रहे हो। आपको खुशी खुशी अब अपनी बहन के लिए खुश रहना चाहिए, हो सकता है भगवान इसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक आपको दे और आपके पति भी ठीक हो जाएं, आपकी भी लाइफ अच्छी सी हो जाए। तो मैं सलाह नहीं दूंगी कि आप अलग होएं क्योंकि आपकी बहन की शादी हो रही है और फिर आप ना। नेक्स्ट, दीदी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची है, समझ नहीं आ रहा कैसे अपनी बात आपको कहूँ। ससुर बहुत गलत बिहेवियर करते हैं, हस्बैंड अपनी आंखों से देखकर भी मुझे ही दोष देते हैं, घर का माहौल बहुत ख़राब है, ससुर नाटक करते हैं, ही इज़ अ नार्सिस्टिक पर्सन। क्या करूँ दी? मेरा DSSSB ही HTET का एग्ज़ाम भी है, कैसे अपना मेंटल पीस बचाऊँ? मेरा तो घर ही नहीं बन पा रहा, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, शेयर नहीं कर पाती हूँ, प्लीज़ हेल्प दी। भैया सीधी बात है, अगर पति आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा तो अपना स्टैंड खुद लो। अगर ससुर बदतमीजी करते हैं, जवाब खुद देना सीखो। अगर तरीका वो है कि उनका बेटा उन्हें हैंडल करे, लेकिन नहीं कर रहा, तो क्या किसी की गलत बात बर्दाश्त थोड़ी करोगे? अब गलत बिहेवियर में पता नहीं ना क्या गलत, तो अगर आपका पति आपके लिए नहीं खड़ा हो रहा तो फिर आप अपने लिए अपनी रक्षा करो, बात वही है। और बोले तो सीधी बात है कि जो आपको करना चाहिए था वो मैं कर रही हूँ, एटलीस्ट मुझे रोको तो मत, अब चुप रहो। जब उनके लिए नहीं खिलाफ बोल रहे तो मेरे खिलाफ तो मत बोलो, एटलीस्ट इतना करो, फिर सीन में से ही हट जाओ, हमें डील करने दो खुद। नेक्स्ट, मेरे पति हमेशा अपने मान सम्मान के लिए जीते हैं और बीवी को कहीं पर भी बेइज्जत कर देते हैं। मेरे पति पैसों का ताना मारते हैं कि पैसे की भूखी है, बताएं इस पति को हम कैसे सुधारें। एक मैंने वो देखा था कुछ शॉर्ट में या कहीं और कि पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं कि तुम मेरी माँ की तरह खाना नहीं बनाती, तो पत्नी हमें कहती है कि तुम भी तो मेरे पापा की तरह पैसे नहीं देते।
आप पैसों की भूखी हैं, उनसे सीधे बोलो कि पैसे की अगर मैं भूखी हूँ तो तुम्हें भी तो सेक्स, खाना और मेंटेन्ड घर, तुम उसके भूखे हो। भैया कि ये तो रिलेशनशिप गिव एंड टेक पे टिकी हुई है। कोई कितना ही कह ले निस्वार्थ ये वो, लेकिन ये अनकहा एक बॉन्ड ही तो है। अगर हाउसवाइफ है बीवी तो वो घर संभालती है, तुम्हें सेक्स प्रोवाइड कर रही है, बच्चे पाल रही है, तुम्हारी हर ज़रूरत का खाना पीना सब कुछ करके दे रही है, बदले में जो उसकी ज़रूरत है उसके लिए पैसे तुम दे रहे हो। तो ये तो गिव एंड टेक वाली बात है ना। अगर इतना ही काम औरत बाहर करके कमाएगी तो अपने खर्चे लायक तो वो बाहर भी कमा लेगी। ये जवाब आपको देना चाहिए ना एज अ होम मेकर। जब अगर पैसे की ताने आते हैं कि पैसे की भूखी हो, तो भाई तुम भी तो भूखे हो सेक्स के, खाने के, बच्चों के, मेंटेन्ड घर के। तो दोनों की ज़रूरतें पूरी हो रही है, इसमें ताने देने की क्या बात है, सिंपल बोलो। हेलो दी, फर्स्ट थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि मेरा सास ससुर कहता है कि हमारी कमाई खाती है, मुझे मेंटल टॉर्चर करता है। मेरे पति मुझे काम नहीं करने देता। अब मैं पति के बिना परमिशन के काम करने की सोच रही हूँ, क्या मैं ठीक हूँ? नहीं, उनकी परमिशन के बिना करोगे कलेश तो होएगा ही घर में। आप ये कह सकती हो कि अगर या तो आप मुझे परमिशन दो या फिर मम्मी पापा को सीधे शब्दों में समझा दो कि मुझे ये ना बोलें कि मैं उनकी कमाई खाती हूँ। और अगर आप उन्हें नहीं रोक सकते देन मुझे मत रोको, मुझे काम करने दो, मेरे आत्मसम्मान के लिए ज़रूरी है। मैं रोज़ रोज़ ये ताने कहाँ तक सुनूँ, आप ही सोचो। इस तरीके से बात करो, है ना। तो वो या तो उन्हें शांत करेंगे, वो कहना बंद करेंगे इस चीज़ को, या फिर आपको परमिशन देंगे। उनके सामने इस तरीके से बात करो कि आप उन्हीं की साइड हो, आप किसी के एंटी नहीं हो। लेकिन एक चीज़ मुझे चाहिए कि या तो वो कहें ना, और अगर कह रहे हैं तो फिर उनका मुंह बंद करने के लिए मुझे कमाई करनी पड़ेगी। हेलो दी, आपको देखकर मन में जीने की इच्छा दोबारा से हो गई, तो मैंने हॉस्पिटल में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब ज्वाइन कर ली। 15 दिन होने वाले हैं दी, बट एक प्रॉब्लम है। वर्क प्लेस पर मेरे साथ की लेडी है 40 ईयर्स की, वो भी मेरे साथ ज्वाइन की है, बट मुझे उसको लैंग्वेज और बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा। सेम डे ज्वाइन किया है, पर मेरे साथ वो पोलाइटली बात नहीं कर रही और काम भी उसके साथ ही करना है। मुझे वो बहुत शो ऑफ करती है, बोलती है मेरे अकाउंट में 60,000 रुपये हैं, मैं मीशो से कपड़े मंगाती हूँ, पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती है। मुझे उनकी इन बातों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। उन लेडी से कैसे डील करूँ? वो मुझसे एज में काफ़ी बड़ी हैं, तो दी आप बताओ मैं कैसे उनकी इन बकवास बातों से दूर रहूँ? मुझे उनकी इंसल्ट भी नहीं करनी है और उनसे दूरी भी बनानी है। प्लीज़ दी कुछ सोल्यूशन बताएं। सिंपल उनकी बात सुनो, लेकिन ऐसे कि उनको क्लियर वो मिले सिग्नल कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। वो बात कर रही हैं, आप अपना काम करने लगो, बोलती रहेंगी। उनकी तरफ आई कांटेक्ट मत करो। मतलब एक होता है ना कि कैसे आप कभी पढ़ना इस चीज़ को कि कैसे आप सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो उसमें सबसे पहला वो आता है कि आप उसको दिखाएं कि आप उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। सिर हिलाएं, आंखें झपकाएं, उनको देखें, आई कांटेक्ट बनाएं। आपको उसका सेम अपोजिट करना है। जब वो बात अपनी कर रही हैं, आप दूसरा काम कर लो, फ़ोन चला लो, उनको बिना देखे जवाब दो। तो ये कुछ बॉडी लैंग्वेज के साइन हैं जिनमें आप दूसरे की मतलब उनको इंसल्ट भी नहीं करोगे बोल के, लेकिन उनको समझ में आ जाएगा कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा ना बुरा, कोई जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हाँ बस ऐसे कर दो, इतना भी कर दो। हो सकता है वो भरी बैठी हो। कई लोग होते हैं उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई होता ही नहीं। तो अक्सर उनको क्या होता है कि जैसे ही कोई नया मिला तो वो शुरू कर देते हैं उगलना, जो भी उनको दिखाना है। 60,000 रुपये मीशो से कपड़े मंगाती हो, मतलब इसका उल्टा होता, 60 लाख रुपए अकाउंट में होते और मिंत्रा से कपड़े मंगाती होती तो शो ऑफ करने वाली बात थी। 60,000 रुपये और मीशो से कपड़े मंगाने में ऐसा कौन सा हाई स्टैंडर्ड सेट हो रहा है जिसका वो शो ऑफ करें? तो आप खुद ही सोच लो ना कि वो जितना है उनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, तो शी इज़ ट्राइंग टू ये कि भाई लोग मुझे रिकॉग्नाइज़ करें कि मैं कितनी वो हूँ, बड़ी हूँ, संपन्न हूँ। तो आप खुद सोच के देखो ना, ये इतनी बड़ी चीज़ है जिसका वो शो ऑफ कर रही हैं। तो जस्ट अगर आपको उनसे पीछे छुड़ाना है तो उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे सिग्नल दो कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। कहना कुछ नहीं है, बस बिना देखे उनको रिस्पॉन्स, ऐसे बस अपने काम में लगे रहो, वो बोलती रहेंगी। बस यूँ कर दो, भले कोई काम नहीं है, फालतू का काम निकाल लो, फ़ोन में स्क्रॉल कर लो, कुछ भी। अब मान लो कोई बोल रहा है और मैं फ़ोन में स्क्रॉल कर रही हूँ, ऑब्वियसली उसको दिखेगा ना कि यार सुनी भी नहीं रही मेरी बात। तो ये चीज़ करो।
नेक्स्ट मैम, मुझे भी पूछना है, फर्स्ट टाइम पूछ रही हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, पर मैंने बच्चों के लिए छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और अब मैंने ट्राई किया, मेरा एक रेप्यूटेड कंपनी में अच्छे पैकेज पर सिलेक्शन हो गया, बट कंपनी बहुत दूर है। हस्बैंड बोल रहे हैं ज्वाइन कर लो फिर स्विच कर लेना, क्योंकि 10 ईयर्स के ब्रेक के बाद अगर मौका मिल रहा है तो कर लो। क्या करूं? मैके वाले सिस्टर खुद आपकी जैसी गवर्नमेंट जॉब पर हैं, बोलती है तेरी लड़की है उनको देख, मेरे बच्चे, एक 11 साल की है और दूसरी 6.5 की है। प्लीज़ रिप्लाई, क्योंकि मुझे कंपनी में भी रिप्लाई करना है। मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे हस्बैंड भी इंडिया की रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करते हैं। उनकी एडवाइस सही है या मैके वालों की? आपके हस्बैंड की एडवाइस सही है। एक तो वो उसी फील्ड में है, और दूसरा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है, मान लो हमारे डिपार्टमेंट में मिलती है, तो हमारी सलाहें या समझदार आदमी का डिसीजन ऑटोमेटिकली यही होता है कि जहाँ पे भी मिल रही है पोस्टिंग फ़िलहाल कर लेते हैं, बाद में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कितने ब्रेक के बाद अगर मिल रहा है मौका तो उसको छोड़ो मत। रही बात मैके वालों की, हर कोई अपनी समझ के हिसाब से आपको सलाह दे रहा है। आपको डिसाइड करना होता है माइंडफुली कि आपके मतलब लाइफ के अकॉर्डिंग या आपके अंदर क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये आपको खुद आपका मन बताता है ना। तो मैके वालों को वो दिख रहा है कि भाई बच्चों को देखो, उन्हें नहीं पता ना आप कैसा फील कर रही हो, तो ये आपका पर्सनल चीज़ है। उनका फ़र्ज़ था, जो उन्हें सही लगा उन्होंने कह दिया, दैट्स ओके। लेकिन जब आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ सही है, तो बिंदास जाओ और करो। थोड़ा सा लगेगा शुरू में तालमेल में, मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि जब घर में रहते हैं तो अलग तरीके से मैनेज होता है, लेकिन हो जाएगा। और 2-3-4 साल बाद ना तुम खुश रहोगी कि ये डिसीजन लिया तुमने। पति बिल्कुल भी पूजा नहीं करते, मैं करती हूँ तो कहते हैं पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीज़ें एटसेट्रा। कैसे डील करें प्लीज़ बताएं। उनकी बातों पे ध्यान मत दो। और रही बात कि वो नहीं करते, पति पत्नी एक ही यूनिट होते हैं, अगर आप भी करती रहोगी पूजा पाठ, वो नहीं भी करेंगे तो भी उनका भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, ईश्वर की कृपा उन पर भी रहेगी, ऐसा नहीं है। बाकी नहीं करते तो उनको आप पोलाइटली समझा सकते हो कि ठीक है आप नहीं करते, मैं इस चीज़ का सम्मान कर रही हूँ, मैं करती हूँ तो मुझे करने दो, ऐसे मत बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उससे निगेटिव चीज़ आपके साथ भी ना हो जाए, तो मत बोलो, मत सपोर्ट करो, मत बैठो मेरे साथ पूजा करने, लेकिन मुझे करने पे टोको मत, इतना कर लो। आराम से बोलो, समझ जाएंगे। हेलो दी, आप बहुत नेक काम कर रही हैं। मुझे भी ऐसे सैवेज आंसर करने सीखने हैं। मेरी सास पूरा दिन बोलती रहती है मैं तो ये करती हूँ, ऐसे करती हूँ, साफ़ सफाई से खाना बनाती हूँ, जबकि मैं ही उनकी सच्चाई जानती हूँ कि कभी सब्जी तक नहीं धोती। वो जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ। 6 साल हो गए हैं शादी को। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ना मैं उनकी राय पूछ रही होती हूँ कैसे करना है कैसे नहीं, और मुझे उनका सच पता है। वो है थोता चना बाजे घना, घर में कोई उनकी तारीफ़ नहीं करता तो खुद के मुँह मियाँ मिट्ठू बनती रहती हैं सारा दिन, और मुझे इनडायरेक्टली सुनाती रहती हैं कंपैरिजन में जो काम मैं करती हूँ, जो मेरे ढंग हैं काम करने के, साफ़ सफाई से खुद का बताती हैं, और खुद का जो तरीका है गंदा रखने का वो मेरा। आपको क्या ही करना है इसमें? आपको एक्चुअली उनकी इज़्ज़त, मतलब ये है कि इज़्ज़त भी रखनी है, लेकिन उनकी बातों से आप इरिटेट हो रहे हो। आपको पता है कि जो बोल रही है बिल्कुल बेसिर पैर की फर्जी बात है, तो आपको जस्ट एक, आप खुद कह रहे हो ना उनको तारीफ़ चाहिए, जस्ट एक वो है कि मान लो मैं काम कर रही हूँ और वो कह रही ऐसे धो रही है, मैं तो इतने तरीके से धोती हूँ। इसके देखो 2 तरीके हैं डील करने के, या तो उठा के उनके हाथ में दे दो कि लो जी मेरे से तो इतना ही हो रहा है, आप इतना बेहतर करते हो, मम्मी आप ही किया करो। नहीं, मैं कर ही नहीं रही, मेरे काम में बहुत कमी है, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, इससे बढ़िया मेरे से नहीं हो सकता, आप कर दो। जो काम मेरे लायक फिर होंगे, बच्चे खुचे, झाड़ू पोछा वोछा, मैं वो कर दूँगी। पहला तो ये। दूसरा, कहें आपको करना ही है, आपको लग रहा है उनके हाथ का भी कैसे खाओगी, बनाना भी खुद ही है आपको, बस आपको ये चाहिए कि कोई आपके साथ टोका टाकी ना करे, तो सिंपल बोलना सीख लो यही चीज़ कि हम तो ऐसे करते थे, हम तो इतना बढ़िया करते हैं। अरे आप तो महान हैं, आप एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, हम नए नए हैं, जितना आ रहा है कर रहे हैं, सीख रही हूँ आपसे ही, कोशिश कर रही हूँ आपके जैसा बनने की। वैसे तो मुश्किल है, इस तरीके से दोगी ना अपने आप समझ जाएंगी कि मार रही है टोन, और लगेगा भी नहीं। कोई कितना ही रिकॉर्ड में करता रहे ऑनलाइन कि भैया क्या बोला, वर्ड टू वर्ड मिला ले, कुछ गलत बोला मैंने तो बता, हो जाएंगी या तो चुप या फिर कंटिन्यू। जितनी बार बोलोगे ना तुम्हें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये कह के कि हाँ मैंने फाइनली एक सैवेज रिप्लाई दे दिया। मैम मेरी बेटी अब 11th 12th की, जी और
CET की प्रेपर करेगी। उसका कोचिंग टाइम 3 घंटे है, बाकी टाइम वो घर पे पढ़ेगी। सब बोल रहे हैं टीन एज में बच्चे भटक जाते हैं, करियर एंड परवरिश ठीक से होनी चाहिए। 2 साल उसके ऊपर ध्यान दो, बाद में कर लेना जॉब या ट्यूशन पढ़ाओ घर से। बेटा भी 5th में है, मेरी प्राइवेट टीचर जॉब 8 से 3.5 की है और 20,000 की है, छोड़ दूँ क्या? और कोई नहीं है देखने वाला, बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और आपको लगता है आपके रुकने से आपका बॉन्ड जो है वो रहेगा, तो छोड़ दो। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब होती तो नहीं छोड़ते ना, बात वही होती है। ऐसा तो है नहीं कि जिनकी जॉब है उनके बच्चे भटक ही रहे हैं। मेरे बच्चे पता नहीं कैसे निकलेंगे कैसे नहीं, मुझे तो अभी तो मैं संशय में ही हूँ। लेकिन जो मेरे साथ की टीचर्स हैं, ईश्वर की दुआ से किसी का ही होगा, 1-2 का अगर मुझे ना पता हो, लेकिन जितने लोगों के बच्चों को मैं देख रही हूँ, हाउसवाइफ के बच्चों से कहीं ज़्यादा सक्षम, समझदार, सुलझे हुए बच्चे हैं और सब अपने अपने फील्ड में सेटल हो रहे हैं। तो हम लोगों ने नौकरियां थोड़ी छोड़ी थी बच्चों को देखने के लिए। उस एज से तो उनके बच्चे भी गुजरे ही होंगे ना। तो मैं तो उनसे सलाहें लेती रहती हूँ कि हाँ जी क्या करना है, कैसे करना है, या जब आपके बच्चे इतने बड़े थे तो कैसे करें। किसी का PCS अधिकारी है, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग रही है, कोई इंजीनियर है, कोई बेंगलुरु में है, ऐसी सब बड़े बड़े अच्छे उस पर जा रहे हैं सब। तो उनकी मम्मियों ने नौकरी थोड़ी छोड़ी थी। तो ये कोई सिर पैर नहीं होता कि नौकरी छोड़ो। मान लो आप नौकरी छोड़ के घर में बैठी हो, आपकी लड़की 3 घंटे जाएगी, आना जाना करेगी, उसे भटकना होगा, कुछ करना होगा, तो वहाँ आप हाथ लगा लोगे उसको? नॉर्मल सी बात ये सोच के देखो ना। तो अगर आपका मन है नौकरी छोड़ने का, घर में बैठने का, इट्स क्वाइट सिंपल, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ जो मैं कर सकती थी वो करा। लेकिन गारंटी नहीं होती कि हम अपनी जॉब छोड़ देंगे तो हमारा बच्चा नहीं भटकेगा और हम जॉब करेंगे तो हमारा बच्चा भटकेगा। ये कोई सिर पैर इस चीज़ का नहीं होता, ठीक है ना। तो देख लो, आपको लग रहा है छोड़ दो, नहीं है तो छोड़ दो, नहीं तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। कुल मिला के मैं ये कह रही हूँ, आपकी चॉइस है कम्प्लीटली, ऐसा नहीं है कि मजबूरी है। हेलो दी, मेरे हस्बैंड के बात करने की टोन बहुत ही रूड है, मुझे तो आदत हो गई है, पर वो बाहर भी ऐसे ही बात करते हैं। अक्सर लोगों से बहस हो जाती है। जब मैं उनको समझाती हूँ तो उन्हें लगता है मैं अपने पति को छोड़ के दूसरों की साइड लेती हूँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, वो आपके बच्चे नहीं हैं, वो आपकी सास के बच्चे हैं। और जो टोन वो वहाँ से लेके आ रहे हैं सालों तक, उसको आप नहीं बदल सकती। आप सिर्फ ये कर सकती हो कि जब उनका झगड़ा हो, आप एक लिमिट तक देख सकती हो कि भैया ठीक है अपने आप डील कर रहे हैं, लगे भैया हाथापाई होनी शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको अपने पति को रोकना पड़ेगा। एक तो जब उन्हें समझाना है वहाँ पर मत समझाओ किसी के सामने, वो बहुत इंसल्टिंग लगेगा। भले आपको लग रहा है उनकी गलती है, लेकिन वहाँ पर आपको अपने पति को ही सपोर्ट करना है ना। और जब आप वहाँ पर खुल के सपोर्ट कर दोगी, फिर आप जब अकेले में बोलोगी तो इम्पैक्ट अलग होगा आपकी बात का, क्योंकि आपके पति को ये दिखेगा कि इसने सबके सामने तो मेरा सपोर्ट कर लिया, लेकिन अब बता रही है कि हाँ एक्चुअल में गलती आपकी थी, लेकिन मैंने भाई बीइंग अ पत्नी मैंने वहाँ पे आपको साथ दिया, है ना। तो पब्लिकली तो उन्हें सुधारो ही मत बिल्कुल भी। लेकिन अगर बात कहनी भी है ना, तो उससे पहले आपको पब्लिक में उनकी गलत बात के लिए भी उनको कर देना सपोर्ट, तब वो आपकी बात सुनेंगे कि हाँ एक्चुअली ये मेरे साइड ही है, समझ रहे हो। तो पहले उनका भरोसा जीतना होगा, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि मेरे मतलब पति के साइड नहीं ले रही तू। ये हो जाएगा कि भाई साइड तो इसने मेरी ली वहाँ पे, लेकिन अब कह रही है तो शायद वो आपकी बात को कंसिडर करें। बाकी ये है, उनकी टोन को आप सुधार नहीं सकती। अपनी टोन इतनी अच्छी रखो कि कहीं पर उनकी वजह से बिगड़ भी रही है तो आप बातों को संभाल सको। टोन तो नहीं सुधार सकते आप एक वयस्क व्यक्ति की, बच्चे की नहीं सुधरती। एक बार जैसी हो जाती है कह ही सकते हो कैसे बात कर रहे हो, फिर थोड़ी देर सही हो जाएगा, फिर हो सकता है फिर अगले दिन वही बोलने लगे। तो टोन तो जब एक बार डेवलप हो जाती है तो हो ही जाती है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है जब तक आदमी खुद नहीं सोचेगा चेंज करने की। किसी और के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। दीदी मेरा 1 ईयर का बेबी है, उसकी केयर के लिए नैनी लगाई है। मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है, पर नैनी के हाथ से बेबी खाता नहीं है, उसके पास जाना नहीं चाहता, इसलिए मुझे ही उसके काम करने पड़ते हैं, जिससे मेरे ऑफिस में काम नहीं हो पाता। नैनी बहुत मुश्किल से मिली है और वो अपने साइड से एफ़र्ट भी करती है, पर बेबी नहीं जाना चाहता, उसके पास क्या करूँ? बस एफ़र्ट करते रहो थोड़े और उसके पास थोड़े खेल खिलौने इस तरीके के जो हैं वो ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव एक्टिविटी अपनी नैनी से बोलो उनसे कि कुछ एक्टिविटीज़ में उसको इंडल्ज करें, ताकि वो मतलब जितना धीरे धीरे बनेगी ना। 1 साल का बच्चा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? माँ को छोड़ के वो दूसरे के पास नहीं जाएगा,
आप घर पे नहीं भी होती तो शायद उसको दिखता कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है, यार पीना तो इसी के हाथ से दूध पीना खाना, शायद वो जल्दी हो जाता। लेकिन जब आप दिख रही हो तो एज अ बेबी वो बेचारा गलत नहीं कर रहा, बस आपको उसे टाइम देना है और नैनी के साथ कुछ ऐसी उसको खिलौने या इस तरीके की एक्टिविटी उसको बोलो कि करने के लिए, ताकि बच्चा धीरे धीरे उसके साथ फैमिलियर सा होने लगेगा। थोड़े टाइम में हो जाएगा ठीक, है ना। तो लेकिन अभी जो हो रहा है वो नॉर्मल है। नेक्स्ट, दीदी आपकी वीडियो बिल्कुल लगती है, क्या लगती है पता नहीं, मिस हो गया शायद लिखने में। दी मेरे ससुराल में मैं अलग हूँ, एक ही घर में अलग रहती हूँ, बट सासू माँ ने कुछ भी बंटवारा करके नहीं दिया, सब गोल्ड बेच दिया बिना बताए, खेत भी बेच दिए, आज भी कर्जा बहुत है, मेरे हस्बैंड भी उनके फेवर में हैं, अब उनको धोखे से ही बात करती हैं, सब पर सख्ती करती हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड में लड़ाई करवाती हैं, बच्चों में भी भेदभाव करती हैं, देवर के बच्चों से ज़्यादा प्यार करती हैं, बिल्कुल भी मन नहीं करता बात करने का, और एक ही घर है, सामने दिखते हैं तो बहुत दुख होता है, मुझे बहुत परेशान करते हैं। जब देवरानी आई तो घर के सारे रूल चेंज कर दिए, कपड़े लाने में और मीन हर चीज़ में भेदभाव हुआ है, अब किसी से बात करने का मन नहीं है, हस्बैंड बिल्कुल खर्च नहीं देते, मायके पे डिपेंड रहती हूँ, 2 बेटियाँ हैं, एक 8 साल की, एक 5 की और एक 3 मंथ की, और सिजेरियन है, प्लीज़ सजेस्ट मी स्टिक आंसर। स्टिक आंसर, अब ये बहुओं में जो फ़र्क होता है ना, ये हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है और हर दूसरे घर की बात है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है कि बड़े घर के फ़र्क क्यों करते हैं। बस मैं हमेशा यही सजेशन देती हूँ जो मैंने खुद पर अप्लाई किया है, कि अगर आपको लगता है कि आपको जो प्यार मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा, या आपको बिना बात के कम मिल रहा है, दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसे एक तरफ़ा प्यार होता है ना, उसमें सिवाय सब्र के आप कुछ नहीं कर सकते। आपके ने किसी से प्यार करा, सामने से नहीं मिला रिवर्ट बैक, तो क्या कर लोगे, सब्र ही कर सकते हो ना। तो इस चीज़ में आप सब्र ही कर सकते हो, इसमें आप लड़ के अपनी बराबरी नहीं करवा सकते उनसे कैसे भी। जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है वो है अपने पति के साथ आपके टर्म। उनको आप स्ट्रिक्ट और कड़े शब्दों में कह सकती हो, साफ शब्दों में कहना चाहिए, कड़े नहीं, कि भाई मतलब मैं खर्चे के लिए वहाँ पे मायके में क्यों जाऊँगी, शादी करके मैं आपकी जिम्मेदारी, और आपने एक छोड़ 3-3 बेटियाँ जन्म दे रखा है। जब वो खर्चा ही नहीं देते तो आपको खुद सोचना चाहिए था ना कि एक भी कैसे पलेगी जब मैं ही नहीं पल रही, मेरा ही खर्चा नहीं निकल रहा। 3-3 बच्चे आपने जब करे हैं तो वो किसी उसमें तो हो नहीं गए कि बिना सोचे समझे 3 बच्चे हो गए। एक समझ में आता है कि शुरू में चलो जी बॉन्ड था, रोमांस था, ये वो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो जब वो खर्चा ही नहीं दे रहे, आप उस टाइम पर रुके क्यों नहीं सोचा उस टाइम पे फ्यूचर का? चलो नहीं सोचा, लेकिन अब आपको अपनी बेटियों के लिए अपने पति से बात करनी होगी। जो सास ने जेवर बेच दिए, ज़मीन बेच दी या कर्जा है, वो आपका मैटर नहीं है। जब आपको कुछ लेना नहीं, देना नहीं, उनसे मिलना ही नहीं, ठीक है ना, तो अब उनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, ना आपको वो देती अगर होता भी जैसे ढंग है। तो अब आपको सिर्फ अपने पति के और अपने रिलेशन पे काम करना है कि किसी भी तरीके से उसको ठीक करो कि इतना खर्चा तो मिले कि मेरे बच्चे सही से खा पहन लें। अपने मैके से पैसे लेने बंद करो, भूखे रहो कुछ रहो, लेकिन उनसे वहाँ से पैसे लेने बंद करो कि मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, आप ही करोगे, नहीं करोगे बैठे हम भूखे। उनको लाइन पे लाना है, बस ये आपका काम है। बाकी ससुराल वालों को सबको सुधारने की जिम्मेदारी ना आपकी है, ना किसी में क्षमता कि वो सबको सुधार दे और जैसे वो चाहती है बहू उस हिसाब से वो सब बिहेव करें, वो नहीं होने का कभी भी। हेलो मैम, आई एम PhD इन फिजिक्स। मेरी मैरिज को 14 साल हो गए। मेरी नंद ने बहुत जीना हराम किया हुआ है। पहले तो वो मेरे पास ही रहती थी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ, और मेरे पति एक स्ट्रॉन्ग मम्माज बॉय हैं। मेरी और मेरे पति की उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बनने दी, और ना मेरे इन लॉज के साथ। अब वो मेरे पास से तो चली गई हैं, मैं जॉब भी करती हूँ प्राइवेट स्कूल में, पर मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब मेरे पति ने मेरे ऊपर बहुत बाउंडेशन लगा दी हैं, मेरे को मेरे घर भी नहीं जाने देते, और बोला है मेरे भाइयों से मम्मी से भी बात नहीं करूँगी। जैसे ही मैं अपने घर जाने की बात करूँ तो लड़ाई हो जाती है। मेरी 2 डॉटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मैम, मैं सब नहीं बता सकती, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं कैसे इन सब से हैंडल करूँ। सिर्फ क्वेश्चन पूछो क्यों क्यों नहीं जा सकती? आपकी लड़की यहाँ पर सालों तक पूरा परिवार लेकर रह सकती है, मैं मिलने भी नहीं जा सकती। विल यू एक्सप्लेन क्यों? मैं नौकरी कर रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, फिर भी मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है?
क्यों मुझे जूतों के नीचे रखा जा रहा है? जस्ट से क्यों, आस्क तो करो, एक बार पूछो तो सही, सवाल उठाओ तो सही कि भाई अगर ऐसा है तो क्यों है, क्या कमी है, किस बात के गुस्सा है, किस चीज़ की वो निकल रही है ना। मान लो किसी ने कह दिया नहीं करेगी, अरे भाई क्यों नहीं करूँगी, एक बार पूछेंगे तो, हम गुलाम थोड़े ही हैं। तो कई बार ना अननेसेसरी आप लोग बर्दाश्त कर रहे होते हो। आप लोग नहीं कहना चाहिए, हम लोग। जिस दिन हमें लगता है ना कि बर्दाश्त करने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत ही नहीं है, उस दिन आंखें खुल जाती हैं। तो जस्ट एक क्वेश्चन ही तो पूछना है कि क्यों नहीं जाऊँगी, क्या कौन सी भैंस खोल ली उन्होंने तुम्हारी। काम कर रही हूँ, बाहर भी कर रही हूँ, यहाँ भी कर रही हूँ, इज्जत मेरी है नहीं, तो मतलब क्या ही करवाना चाह रहे हो मेरे से, और एक बार पूछ तो लो। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, कैसी हो आप? मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी तरह मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी भी 2 डॉटर्स हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुटखा पान खाते हैं, हद से ज़्यादा। मैं बहुत समझा चुकी, सारे तरीके आजमा लिए, प्यार से, लड़ाई से, हर तरह से, लेकिन वो मानते नहीं। ससुराल वाले भी मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। मेरी स्टेप मदर इन लॉ है, कुल मिला के मेरे मायके वालों के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं हस्बैंड को अच्छा बुरा किया है, सब तरीके समझा चुकी, रोक जाके सब, लेकिन नहीं मानते। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि, मैं ये भी बोलती हूँ अगर आपको कुछ हो गया तो बच्चों का, मेरा क्या होगा, उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। तब वो शांति से सुनते रहेंगे और बोलेंगे इतने दिन कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं समझती हूँ कि कोई चीज़ तुरंत नहीं हो जाती, बट समझते नहीं हैं, क्या करूँ। आप जो कर सकती थी आपने कर लिया। अभी वही नशे वाली बात है ना, जो आदमी नशा कर रहा है किसी भी तरीके का, वो मेंटली बहुत वीक होता है, तभी वो कर रहा है। उसको पता है, जो आप उन्हें समझा रही हो वो उन्हें भी पता है। तो क्या, हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक किया पड़ा उसे कैसे जगाओगे। तो एक बच्चा मिट्टी खा रहा है या कोई हानिकारक चीज़ खा रहा है, आप उसको बताओगे नहीं बेटा ख़राब है, छोड़ देगा, छुड़वा दोगे आप। लेकिन एक बड़ा बुढ़ा आदमी, समझदार आदमी, जब देखते भालते कि मेरे शरीर के लिए ख़राब है चीज़, उसे ये पता है मेरी जिम्मेदारी है, फिर भी वो खा रहा, तो उसको पता है ना, आप क्या नया बता रहे हो उसको। और दूसरी चीज़ ये है, रही बात बच्चों के फ्यूचर की, आप हो गवर्नमेंट जॉब पे, उन्हें पता है कल को मुझे कुछ हो भी गया बच्चे मेरे पल जाएंगे, तो वो मज़े में आ गए हैं और कुछ नहीं है। अब आप भी उनसे जितना कह सकती थी कह चुकी, अब उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, मेरी राय तो यही है। अपने आप कभी पूछें कि क्या बात है आजकल कहती नहीं, क्योंकि दीवार में सिर मार रही हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं, जो करना है तुम्हें करो, तुम्हारा नसीब में यही लिखा हुआ है कि हमें बीच में छोड़ के जाओगे, तबीयत ख़राब करनी है, चिंता नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। अब ज़बरदस्ती चिंता तुम्हारे अंदर डाल थोड़ी दूँगी, ये कह के बात ख़त्म कर दो। कई बार जो बात कहने से समझ नहीं आती ना, वो चुप रहने से समझ आ जाती है। हो सकता है किस्मत साथ दे जाए, वरना मुझे उम्मीद रहती नहीं, ऐसे लोग नहीं सुधरते ना, नशे वाले। तो आप अपनी तरफ से उधर से आंखें ही फेर सकती हो कि भैया ठीक है, जितना समझा सकती थी समझा लिया, कब तक सिर मारोगे, एक टाइम के बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो वो टाइम आ चुका आपका। नेक्स्ट, हेलो मैडम, मेरी एज 35 है, मेरे 2 बच्चों की माँ हूँ मैं, और बड़ा 6 का, छोटा 3 मंथ का है। मैंने BCA किया हुआ है, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं जॉब करना चाहती हूँ, क्या करूँ। पहले तो घर वाले अलाउड नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। स्कूल में भी B.Ed मांग रहे हैं, और कंपनी में है मेरे हस्बैंड अलाउड नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की सोच रही हूँ, बट उसमें रूटीन नहीं बन पा रहा, क्या करूँ प्लीज़ हेल्प। कंपनी में आपके हस्बैंड नहीं कर रहे अलाउ, और स्कूल में B.Ed मांग रहे हैं, तो वहाँ आपकी पढ़ाई कम पड़ रही है। अब पढ़ाई के लिए कर रहे हो, रूटीन नहीं बन रहा, तो आपने तीनों रास्ते तो मुझे बंद वाले बताएं, ये हो गए ना। अब जो बंद वाले हैं उन्हें आपने देख लिया, अब ये देखो कि इन बंद रास्तों में से कौन सा खोलना है। पहला ऑप्शन है B.Ed कर लो, दूसरा ऑप्शन है पति को मनाओ कि भैया जिस काम के मैं लायक हूँ वो मिल रही है, मुझे करने दो, उसमें वो लकड़ी ले रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको क्या लग रहा है कि आपने इधर किताब उठाई इधर सिलेक्शन हो जाएगा। वो बच्चे भी मार्केट में हैं, घूम रहे हैं आपके कंपटीशन में, जो रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं उसी गवर्नमेंट जॉब के लिए। जॉब्स लिमिटेड हैं और देने वाले इतने सारे, तो वो भी इतना आसान नहीं है रास्ता। तो आपके लिए जो सबसे आसान है वो है कि जहाँ कंपनी में जॉब है, आपके हस्बैंड अलाउड नहीं कर रहे, उनसे बात करो कि क्यों अलाउड नहीं कर रहे। अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो वो समझो, कोई नहीं है जेन्युइन रीज़न तो उन्हें समझाओ। तो वहाँ से आपको ये है कि क्विकली आप स्टार्ट एक कर सकती हो, है ना। या फिर अगर कोई जेन्युइन रीज़न है इस वजह से वो मना कर रहे हैं, तो फिर दूसरा ऑप्शन सबसे आसान वाला यही है कि B.Ed है, आप प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाती है, 1 साल की अपना B.Ed करो, उसके बाद
प्राइवेट में टीचिंग शुरू कर दो, है ना। गवर्नमेंट जॉब का आप सोचो कि मैं कर लूँ और एकदम हो जाए, इतना आसान नहीं है। पता लगा शुरू करा भी और वह कुछ हुआ नहीं, फिर बीच में छोड़ के बैठ गए। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी परेशानी ये है कि मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत ताने दिए हैं और हर कुछ ही बोल दिया करती थी। 2 और 5 लड़ाई होने से वो हर जगह बुराई करती हैं कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। बहुत लड़ाई होने से आप वह सोच समझकर बोलती हैं, पर दिखता है ये कि देवर की शादी होगी, जब वो देवरानी आएगी उसके साथ वो ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगी जो मेरे साथ किया। तो मैं क्या है, गाथ पदूंगी क्या है, नहीं समझ में आ रहा क्या है। कुल मिला के ये है कि 2-4 लड़ाइयाँ हुई हैं और वो सब जगह बुराई करती हैं। भैया अब तुम सास से लड़ोगी तो क्या उम्मीद कर रहे हो, वो जाके सब भलाई थोड़ी करेंगी। अब आप भी उनकी यहाँ पे कर तो बुराई रही हो ना। तो बुराई अगर हमने किसी के साथ बहुत अच्छा सब कुछ करा है, बहुत ही शहद से मीठा हमारा रिलेशन है, वो आदमी बुराई करे तो हमें लगे कि अरे ये क्या हुआ, हमारा धूमतन ना हो। जिससे हमारी लड़ाई है, हम कर चुके हैं, बॉन्डिंग नहीं है, या फिर हम 4-5 बार उससे भीषण वाली लड़ाई हो गई या वो बोलने का हिसाब किताब उसका बन गया, आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हो। वो आपकी तारीफ़ करेगी मेरी बहू बहुत बढ़िया है, 4-5 बार लड़ी लेकिन मुझे सुधार दिया, ऑब्वियस है। अगर वो कहीं बैठी हैं और कोई कहे ना तेरी बुराई बिल्कुल नहीं करते, शौक उस पर लगना चाहिए कि अच्छा मेरी बुराई नहीं करी। इसमें क्या शॉकिंग की बात है कि जब हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो बुराई तो होएगी। भलाई के काम थोड़ी कर रखे हैं, उनकी भलाई लेने जाओगे तो अपना नाश पीट के बैठोगे। तो ओब्वियस होती हैं कुछ चीज़ें, हम इसमें रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा भी जवाब देना। हाँ जी दे रहे हैं। मेरी मासी सास का पोता को मेरे इन लॉज जहाँ ले आए और मुझसे बात भी नहीं की, ना बताया ना पूछा। एक्चुअली उसके फादर की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में, मॉम की रीमैरिज कर रहे हैं। मुझे उसका ध्यान रखने में प्रॉब्लम नहीं, इनके बिहेवियर की वजह से मेरा मन नहीं कर रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, और ऊपर से बच्चों को संभालना, उसके काम भी बढ़ना, जबकि मेरी खुद के 2 छोटे बच्चे हैं। सिस इन लॉ तो कुछ काम नहीं करवाती, सारा दिन लेटी रहती है। अपना घर छोड़ कर आई है, बताओ प्लीज़ क्या करूँ। सिस इन लॉ पहले जहाँ रहती थी फिर जॉब के लिए दूसरी सिटी चली गई, मेरे हस्बैंड फ़ॉरेन गए थे, सब यही हैं। जब आई थी तब किसी ने ना बताया ना पूछा। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, हम क्या काम के लिए हैं। इस बार अगर वो मुझे बच्चे के काम को कहें तो क्या उन्हें सीधे मना कर देना चाहिए? बिल्कुल। परमानेंट मना नहीं करना, मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगी कर दोगी, ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छी इंसान हो। उस बच्चे के समय ख़राब है, लेकिन जो इन्होंने हरकत की है कि लाए आपके ऊपर है काम आपको करना और आपको इनविजिबल दिखा रखा है, तो जस्ट बी इनविजिबल कि मैं तो हूँ ही नहीं, मुझसे तो बात ही नहीं हुई, ना मुझसे पूछा गया ना मुझे बताया गया, तो मैं तो हूँ ही नहीं ना। जो लोग हैं विजिबल, जिन्होंने डिसीजन लिया वो करें ना करें, एक बार आपको मना करना ही चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा कि भैया करवाना है इससे और हमने कहा नहीं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। इतना तो 1-2 बार कह ही दो, भैया मैं तो हूँ ही नहीं ना, मैं तो इनविजिबल हूँ, तो जब मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ, जो है ही नहीं वो कैसे करेगा किसी बच्चे का ख्याल, कैसे रखेगा। हेलो दीदी, माय क्वेश्चन, मुझे साफ़ सफाई पसंद है लेकिन मेरी मम्मी को नहीं। मैं सफाई करती हूँ, जब मैं फालतू सामान इधर से उधर रख देती हूँ तो मेरी मम्मी कहती है मेरा सारा सामान फेंक देती है, और वो बाहर वालों से कहती हैं कि लड़की को कोई काम नहीं करती, जबकि मैं झाड़ू पोछा चाय कपड़े बर्तन स्टडी बीएड कर रही हूँ, ऐसे ज़्यादा मुझसे काम नहीं होता। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अब सफाई करना है, ज़्यादा ध्यान देना ही छोड़ दूँ। प्लीज़ रिप्लाई कि मैं क्या करूँ। अब एज 22। सही कर रही हो आप, आपका एक तरीका है करने का, लेकिन जब आपकी अपनी गृहस्थी होगी उसमें करना। अब आपकी मम्मी को अगर इनकम्फर्टेबल लग रहा है आपका करने का तरीका, और करने के बाद भी अगर सुनना पड़ रहा है तो क्या ही पड़ी है करने की, क्यों करना है भाई। आपकी मम्मी को ज़रूरत होती, ठीक है, हम जब तक हैं, यही लगता है ना, जब तक हैं तब तक तो अपने माँ की सेवा कर लें, लेकिन उनको वो सेवा पसंद ही नहीं आ रही, तो क्या करोगी, छोड़ दो, नॉर्मल रहो अपना। काम करना आपको आ गया, वो चीज़ आ गई आपके अंदर, जब पड़ेगी सिर पे अपने गृहस्थी संभालने की, जब काम में लेना उस चीज़ को। फ़िलहाल मम्मी की गृहस्थी है, कर लेना तो अच्छा है, आपको सास की ट्रेनिंग यही मिल रही है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी शादी को 17 साल हो गए, मेरे 6 नंद हैं, मुझे ससुर नहीं है, ना कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बहुत परेशानी से मेहनत करके जॉब करके सब जिम्मेदारी निभाई,
मैंने भी अपने पति का साथ निभाया, 6 नंदों की शादियां की, देवर की भी शादी की, और अब अपनी सास की भी कुछ काम नहीं करती, ना घर में भी कुछ मदद नहीं करती। सास बहुत टॉक्सिक है। एक देवर है, सास ने कभी उसे काम नहीं कर दिया। उसकी शादी को 6 साल हो गए, शादी होते ही अलग हो गया और दूध कहीं देखा, हमसे बहुत लड़ाई की। माँ को भी नहीं पूछता था, घर का काम चालू था तो नंदों से कह के माँ को अपने पास बुला लिया। घर का काम होते ही सास हमें पास आना चाहती है। अब मुझे घर का काम नहीं होता, घुटने में गायब हुआ है, कमर में दर्द रहता है। मैंने उनसे मना किया, अब वह हमें बहुत परेशान कर रही हैं, 10,000 रुपये मांग रही हैं। मुझे 2 बेटियां हैं, उनके भी जिम्मेदारी है, नंदों की अब भी जिम्मेदारी उठाते हैं तो भी परेशान कर रही हैं। मुझे क्या करना चाहिए? रहने दो उन्हें, वहीं पर कह दो कि नहीं जी, ना पैसे देंगे और वहीं रहो, बहुत कर लिया हमने आपका। अब जिस बच्चे का वो जो है इतना साइड लेते हो, या भैया आपने 6 नंदे, 1 देवर, मजाक बात है, 7 शादियां करी आपने, तो आदमी इतने में अपने बच्चों को समेट समाट के बैठता आराम से। तो इतना करने के बाद भी अभी भी 10,000 काहे के दें? कि बड़ा बेटा होने का क्या वो भोग लिया हमने कि बिल्कुल ही सड़क पे आ जाएं? सब अपनी अपनी लाइफ में बन जाएंगे। वो कहते हैं ना, एक बेवकूफ़ की पोस्ट होती है जॉइंट फैमिली में, वो मिली हुई है आपको। तो अब उस पोस्ट से रिजाइन कर दो, कह दो माता जी अब वहीं रहो, थोड़ा पुण्य उन्हें भी कमाने दो माँ बाप की सेवा का, और अब अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़ जाड़ लो। हेलो दी, मेरा सवाल है कि आपने कहा कि माँ पापा अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके प्रॉपर्टी बनाते हैं, बट मेरे ससुर के पास एक मकान है जो कि मेरी शादी के बाद मेरे हबी और ससुर ने मिलकर बनाया है, और हमने दोनों देवर की शादी में फिर से मकान बना, उसमें भी बराबर का हिस्सा दिया, बट फिर भी उनका झुकाव बीच वाले बेटे की ओर। हमें उससे कोई परेशानी भी नहीं है, पर जब उनके लिए कुछ करने की बारी आती है तो मुझसे उम्मीद रखते हैं। बीच वाली देवरानी को कुछ नहीं बोलते, कहते हैं कि मकान बिकेगा तो 4 हिस्से होंगे, जबकि मकान बनाया दोनों ने ही है। हम किराए पर रहते हैं, सारी उम्र हमने कमा के उनको ही दिया, पर अब मेरे बच्चे बड़े हैं, 16 और 13, हम पर लोन है 6 लाख का, तो भी मेरे ससुर हमारे बारे में नहीं सोचते और बीच वाली की ही हेल्प करते हैं बिना किसी को बताए। लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है, कोई हेल्प करो हमारी भी। देखो, जो बिना सोचे समझे अपना बेस मजबूत किए बिना परिवार के लिए उतना करो जितना झेल जाओ। परिवार हो या रिश्तेदार हो या दोस्त हो, किसी को आर्थिक मदद कर रहे हो ना, उतनी करो जितनी दे के भूल सको। हमेशा का ही गोल्डन रूल है। तो पैसों की वजह से आपको ना तो कभी परेशानी होएगी, ना आपके रिश्ते कभी पैसों की वजह से ख़राब होंगे। लेकिन जब हम खुद को डुबो के दूसरे को पार लगाने चलते हैं ना, तो फिर अक्सर यही होता है। हमने तो कर दिया एक लिमिट से ऊपर जाके, सामने वाले ने दिया रिस्पॉन्स। अब आपने इतना कर करके पैसे अपने सारे जो जोड़ सकते थे वो सब लगा दिए वहाँ, अब ले लो। ससुर ने कह दिया ये 4 हिस्से होंगे, उन्हें दिख ही नहीं रहा कि मेरे एक्स बेटे ने ज़्यादा लगाया। तो वही है ना, बड़े बुड्ढों की जब अकल सोने चली जाए तो कैसे जगाओगे उन्हें? कुछ कहोगे जी तुम बुरे, बात ये है ना। तो अब तो गलती आपसे हो गई, लेकिन अब वो बीच वाली को सपोर्ट करें कुछ करें, अब जहाँ से जितना हाथ खींच सकते हो खींचो, अपनी जड़ मजबूत करो, इतने मजबूत खड़े हो जाओ कि जब वो अवहेलना का या नेग्लेक्टेंस का एक हवा का झोंका आए तेज़, तो तुम खड़े रहो उस टाइम पे। तो भैया सीधी सी बात है, कोई कहने को कुछ भी कह ले, रिश्ते नाते परिवार ये वो, आप अपनी जगह मजबूत हो, आपके सारे रिश्ते भी चल जाएंगे, आपको प्यार भी लोग कर लेंगे, नहीं भी करेंगे आपको घंटा फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी मजबूती। अगर हो तो नाते रिश्तेदार तो आ जाएंगे, फिर आप उनसे अच्छा बिहेव करोगे, मुंह का बोल सही रखोगे, ठीक है। सारे रिश्ते ऐसी थोड़ी होते हैं कि पैसे दिए तभी वो आपके होंगे, मुंह के बोल के भी रिश्ते होते हैं। ये पैसे वाला टंटा तो ना सो कॉल्ड खून के रिश्तों में ही होता है कि भरते रहो भरते रहो भरते रहो, अपनी किडनी भी बेच के दे दो, दूसरी तो बची है उस दे वाले। अगर आपने कह दिया ना अरे एक तो दे दी, दूसरी में मैं कैसे जीऊँगी, अगर दूसरी भी दे दी अब तो हमारा मुँह बनेगा। तो सारी ज़िंदगी वो मुंह ना बन जाए, उस मुंह बने हुए को बिगाड़ने के चक्कर में आप अपना सब कुछ ख़राब कर लेते हो, एंड में बन फिर भी जाता है। तो उतना करो हर रिश्ते में जितना करके छोड़ सको कि ठीक है भाई इतने लाख थे, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, मेरा और मेरे बच्चों के लिए मैंने इतना कर रखा है, तो सुखी रहोगे।
हेलो दी, मेरी सास बहुत घमंडी है, हर बात में उनका मैं चालू रहता है। घर पर हम मेरी 2 बेटी और हस्बैंड रहते हैं, ससुर नहीं। वो मेरे हर काम में टोकती रहती है। वैसे तो सबके सामने दिखाती है, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन वो सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करती रहती है। मैं क्या करूँ, बहुत इरिटेटिंग लगता है। अब इसमें ना देखो, मैं बात बताऊँ आपको, हमें अगर किसी बड़े की बात नहीं सुननी ना, अक्सर वो सही भी कह रहा होता है ना, तो हमें इरिटेटिंग लगता है। ये टीन एज वाली बात है। पता नहीं क्यों मुझे आपका कमेंट पढ़ के ये लगा कि टोकती हैं, कुछ करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जिस भी चीज़ को टोक रही हों वो टोकने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार फॉर अ चेंज वो जो कह रही हैं उनके अकॉर्डिंग करके देखो, टाइम देखो, एफ़र्ट्स देखो, क्या पता कम लग रहे हो। नहीं तो ये होगा आपने उनके कहने से एक बार कर लिया ना, तो आप उनको कह सकते हो कि मम्मी मैंने करके देखा था ये वाले तरीके से, मेरे वाले से मेरे को ज़्यादा आसान लग रहा है। तो ये चीज़ शांति से भी निपट सकती है। बाकी इरिटेशन का वही है, घर में बैठा है कोई बुज़ुर्ग, वो लगा हुआ है लगातार ट्रे 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 ट्रे। कई बार वो सही कह रहा होता है और वो हमें नहीं समझ में आती, क्योंकि हम पिस्ड ऑफ हो चुके होते हैं। किसी दिन किसी तीसरे को बैठा के देखना या अपने बच्चों से कभी पूछना कि तुम्हें भी दादी की बातें इरिटेटिंग लगती हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है वो कह नहीं, क्योंकि मैंने अपने घर में कई बार देखा कि जो बूढ़े थे, दादा दादी या कुछ और, मैं मतलब डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन अक्सर वो बोल रहे होते थे, सामने से उनकी बहू का रिवर्ट आता था इस तरीके का। अब हमें बाहर से देखने में लग रहा है कि इतना तो कुछ कहा भी नहीं था बाबा अम्मा ने, जितना इन्होंने रिएक्शन दे दिया। तो ये हमें जेन्युइन नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी उनको झेल झेल के इतनी परेशान हो गई थी कि उनका निकल जाता था रिएक्शन इतना बुरा सा। तो कहीं ध्यान दो, आपके साथ भी वही तो नहीं हो रहा। तो जो वो टोक रही हैं, एक बार साइड करके बाकी चीज़ों को एक बार सुन लो कि क्या कह रही हैं, और हो सकता है कोई काम की बात पता लग जाए। भाई बड़ों के पास एक्सपीरियंस तो रहता ही है। तो नहीं लगे तो सीधे आप कह सकती हो कि भाई मैंने करके देखा था, मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरे को ये वाला तरीका सही लग रहा है मम्मी, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। इतनी बात कर दो। और दूसरी चीज़ वही, अगर कंटिन्यूस बोलती जाती हैं तो ईयरफोन लगा के काम करना शुरू कर दो, और क्या है। हाय मैम, आई एम अ वर्किंग वूमन। व्हेन समवन हर्ट मी और talk with me toxic talk, I don't able to give response, only I weep a lot, always it happens, how can I handle it? रोते रोते जवाब देना सीखो। मेरे साथ भी होता है, मुझे जब बहुत तेज़ गुस्सा आता है ना और मैं किसी पे अगर बोलना शुरू कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, तो मेरी आंखों से कई बार होता है कि आंसू गिरने लगता है, और मुझे गुस्सा आ रहा होता है कि मैं रो क्यों रही हूँ। अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि मैं रो क्यों रही हूँ। मैं बिना रोए भी तो ये बात कह सकती थी, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है, लेकिन नहीं कर सकते आप, कंट्रोल को है बॉडी की वो। तो आंसू आ रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे जो बात कहनी है वो कह के छोड़ती हूँ उसको, पूरी सांस ले लेके पूरी कह के छोड़ूंगी कि नहीं ये नहीं, ये भले रो के कहूँ तो ठीक है। हम अगर हमारा आंसू निकल रहा है, कुछ हो रहा है, वो इट्स ओके, लेकिन जवाब देना सीखो, सीखो, प्रैक्टिस करो, मत सुनो। जब तक सुनोगे लोग सुनाते रहेंगे, कब तक रोते रहोगे। तो रोना चल रहा है, लेकिन जो जवाब देना है दो। रोने की वजह से चुप मत बैठो, रोते रोते दो जवाब। नेक्स्ट, पति घर में या अकेले तो कुछ बुरा नहीं कहते, लेकिन लोगों के सामने या पब्लिक गैदरिंग में ह्यूमिलिएट करते हैं, खासकर मैके के सामने। उन्हें लगता है मजाक कर रहे हैं, सब अपना तो है, मैं कुछ रोकूं तो ऐसा मत बोलो, सुनते नहीं। पति शर्म आती है, समाज नहीं आता। उनका बिहेवियर बहुत इग्नोर करने की कोशिश करी, घर में तो ठीक है, मन बहुत उदास रहता है। प्लीज़ रिप्लाई, उनसे बात करने का मन नहीं करता। ऐसा एक बार एक क्वेश्चन आया था काफ़ी पहले। जो पति इस तरीके की हरकत करते हैं ना, आप ये मान लो कि वो एक फेक पर्सनैलिटी या तो घर में शो कर रहे हैं या फिर बाहर। जब भी कोई कहता है ना मजाक था, और ये तो मैंने शायद टीन एज में ही सीख लिया था कि मजाक जैसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ें आप सीरियसली नहीं बोल सकते किसी को, वो आप मजाक का नाम लेके बोल देते हो। सिंपल सी बात है। मजाक क्या है, आप अपनी माँ को अपनी बीवी बोल दोगे कि ये कह के कि मैं तो मजाक कर रहा था मम्मी, या अपनी पत्नी को कह दोगे तो मेरी माँ है, फिर कह दोगे कि मैं मजाक कर रहा था? नहीं ना, क्योंकि वो है ही नहीं चीज़। अपने बेटे को अपना भाई बना दोगे,
अपनी बहन को अपनी बीवी मान लोगे? कि तो कह दो कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, चल मजाक में तू मेरी बीवी बन जा, बन जाएगी। कोई मतलब ही नहीं है ना, तो ऐसे मजाक नहीं होते, सीधी बात है। तो मजाक जब कोई कहे कि मैं तो मजाक कर रहा था, उसे सीधे बोलो कि मजाक जैसा कुछ होता नहीं है। जो आदमी सीधे नहीं कह सकता उसको हंस के घुमा फिरा के कह देता है और उसको मजाक का नाम दिया जाता है। हंसी मजाक कुछ होता ही नहीं है। आप कहीं भी देखो, मजाक भाई ये है, अगर एक बात कोई जोक क्रैक हुआ, 6 लोग बैठे हैं, 6 के 6 हंस रहे हैं, दैट इज़ मजाक, जोक, है ना, हंसी ठिठोली। लेकिन 6 हंस रहे हैं या 5 हंस रहे हैं, छठा बैठ कर ह्यूमिलेट हो रहा है, वो मजाक नहीं होता। तो उसको चाहिए कि वो तुरंत उस चीज़ को वो कहे कि भाई मजाक कुछ नहीं होता इस तरीके का। मैं मजाक में आपको कुछ कह दूं या एग्जैक्ट आप कहोगे वो बुरा लगेगा, ये ज़्यादा तरीका ठीक है कि मैं मजाक में कह दूं और ये कह के आप कुछ ऐसा बोल दो कि फिर मैं कह दूं ये और फिर मैं कह दूं मजाक है, चलेगा? या आप मेरे घर वालों के सामने मेरा मजाक कह के कुछ भी बोल रहे हो, मैं कल को आपके मम्मी के सामने, आपके पापा के सामने, आपके घर वालों के सामने आपको बोल दूं और फिर बोल दूं कि हाँ मजाक था, चलेगा? अगर चलेगा तो चलो चलते हैं, कर रहे करो मजाक, तुम भी करो, फिर हम भी कर रहे हैं मजाक। तो आपको ये क्लियरली बोलना होगा कि ऐसा कोई मजाक नहीं होता, सिंपल। और ये पति के साथ नहीं, ये हर एक के साथ है। बहुत लोगों की आदत होती है मजाक मजाक कह के, पता नहीं कि जो उनके मन में आएगा बक देंगे। तो हमारा थोड़ी ठेका ले रखा हमने सुनने का। तुम मजाक करो करो, फिर यही वाला मजाक लेना भी, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या होती है, बाहर जाके ना वो एक ऐसी फेक पर्सनैलिटी शो करना चाहते हैं कि देखो मेरी बीवी पे मेरा कितना रौब है। एक टेंडेंसी ये होती है। इस वजह से लोग घर में तो रहते हैं भीगी बिल्ली बन के, बाहर जाके शेर होके दिखाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखा कितना रौब है। और बीवी बेचारी इसलिए ले जाती है, कह रहे यार घर पे तो सही रह रहे हैं, बाहर जरा सा जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि आके घर पे ये कह दिया करो कि भैया आप घर पे तो कुछ और रहते हो, ठीक है, वहाँ पे जाके आपने सबके सामने मेरा मजाक के नाम पे वो कर दिया। क्या होता अगर उन सबके सामने मैं भी ऐसा कुछ बोल देती? ये सोचा है कभी? तो जब वो करें तो आके घर पे बड़ी शांति से बात किया करो कि कह दिया आपने, ठीक है, आपको नहीं लगा होगा, जाने अनजाने में हो गया, लेकिन ये चीज़ सही थी नहीं। सोच के देखो अगर मैं भी ये कर देती तो क्या होता, फिर कैसा लगता। नेक्स्ट, दी प्लीज़ इस बार रिप्लाई कर देना। मेरा हस्बैंड 2 भाई हैं, ये छोटे हैं, सास ससुर को लगाव बड़े बेटे से है। अभी देखो पिछले में क्या हो रहा था, बड़ी बहू का पागल बना रखा था, छोटे का तरफ था। अब यहाँ हो गया छोटे से लगाव जो है वो नहीं है, बड़े बेटे की तरफ है। हमें फ़ोन तक नहीं करते। हमारे एक बेटा है, जेठ जेठानी के 2 बेटे हैं, ये यहाँ जॉब करते हैं, हम भी रहते हैं, बट कभी कभी जॉब घर जाओ तो कोई अच्छे से बात नहीं करता। मेरे हस्बैंड को कभी फाइनेंशियल ज़रूरत हो तो ससुर जी हेल्प नहीं करते, मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा कमाते हैं, बड़े बेटे का सारा खर्चा भी करते हैं, हम कभी ज़रूरत आए तो भी सपोर्ट नहीं करते, कहते हैं तुझसे 2 जीव नहीं पल रहे, प्रॉपर्टी भी जॉइंट है, अभी घर भी कुछ भी नहीं देना चाहते हमें, हम क्या करें, प्लीज़ रिप्लाई। ये तो आपको अपने ससुर से ही पूछना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है इस पर पहले एक बार बात हुई है या इस तरीके का कोई दूसरा होगा, लेकिन ये आपको अपने ससुर से ही पूछना चाहिए। आपको क्यों, आपके पति को, कि दोनों बेटों में इतना फ़र्क क्यों है, एक बार पूछें। मैं अगर फाइनेंशियली कमज़ोर हूँ तो मेरी हेल्प करने के बजाय बड़े भैया की हेल्प कर रहे हो, मेरे को ज़रूरत के टाइम तो सपोर्ट कर दो। 2 जीव नहीं पल रहे, ठीक है, नहीं पल रहे, मान लें कि नहीं पल रहे, तभी तो आया हूँ आपके पास, किसके पास जाऊँगा, अपने परिवार के पास नहीं आऊँगा तो। या आपके पति को आपके ससुर से सीधे बात करनी चाहिए, क्लियर वो बोल देंगे जो भी है। या तो घुमा फिरा कहेंगे कि जो है सब तेरा ही है, आधा आधा तो मिलेगा, तो वो मिलेगा इस उम्मीद में बैठे रहो। लेकिन भैया जब कोई नहीं दे रहा तो भीख थोड़ी मांगोगे। वो आपके आत्मसम्मान पे सीधे चोट दे रहे हैं कि आपसे 2 जीव नहीं पल रहे, तो भैया अपनी कमाई पे, अपने गट्टों की कमाई पे अपने बच्चों को पालने का दम रखो ना। नहीं दे रहे, कब तक पीछे घूमते रहोगे उनके? जितनी आपकी गुंजाइश है उस हिसाब से अपने बच्चों को पालो, स्वाभिमान तो रहेगा, पैसे थोड़े कम रहेंगे। देना चाहिए उन्हें, वो मैं मान रही हूँ, लेकिन नहीं दे रहे तो कर क्या सकते हो आप उनका? मांगोगे हाथ फैला के? ये है ना, अपने दम पे अपने गृहस्थी चलाने का वो रखो, बढ़ाओ अपना स्टैमिना, अपनी कमाई जिस एंगल से बढ़ सकती है वो ज़्यादा सही है, अपना स्वाभिमान बचाओ।
हेलो दी, मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। मैं सिलाई करती हूँ। मेरे हस्बैंड को लोन लेने का शौक़ है। एक लोन पूरा नहीं होता, दूसरा ले लेते हैं। इनके इनकम से ज़्यादा तो लोन की किस्तें जाती हैं। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की पर समझना नहीं चाहते। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, क्या करूँ? क्या कर सकते हैं? क्यों लेते हैं? लेके करते क्या है? बिजनेस में लगाते हैं, क्या करते हैं? और इनकम से ज़्यादा लोन की किस्तें हैं तो वो जा कहाँ से रही हैं? कौन दे रहा है उनको? ये भी बात है ना। लोन काई के लिए ले रहे हैं और उसे चुका कैसे रहे हैं, वो चीज़ देखने की बात है कि कर क्या रहे हैं उस पैसे का। और ऐसी कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपका अपने पैरों पर खड़ा होना। क्योंकि ऐसे आदमियों की जिनकी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी ख़तरनाक होती है, आज नहीं तो कल आप बहुत बड़े क्राइसिस में फंस सकते हो। तो उस टाइम पे आपके पास 4 पैसे होने चाहिए। तो उनको समझाते रहो। जहाँ से लोन लेते हैं अगर वहाँ पे कुछ दखल दे सकती हो कि भाई आगे से ना मिले, जो हैं वो ही चुक जाएं, वो चीज़ें एक आप कर सकती हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर अभी तक आप कुछ नहीं करती कमाने के लिए तो अपना एक अर्निंग सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करो। नौकरी करो, काम करो, कुछ अपना। सिलाई करती हो ना? सिलाई करती हूँ तो थोड़े पैसे लिक्विड में भी अपना जोड़ो, क्योंकि आज नहीं तो कल बहुत बड़ा फाइनेंशियल संकट आप पे आएगा ही आएगा, जिस हिसाब से आपके हस्बैंड जा रहे हैं। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। अगर कोई आपकी 4 महीने पहले कही हुई बात को याद रखे, अप्लाई कर रहा हो पर आपकी कभी भी तारीफ़ ना करे, वो खुद को परफेक्ट दिखाए पर पीठ पीछे आपकी हर रूटीन फॉलो करे, हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ पीपल। इस पर तो हम बात कर चुके हैं। जो कॉपी कैट लोग होते हैं एक्चुअली आपके फ़ैन होते हैं। अगर आपके पास हैं इस तरीके के लोग तो खुश रहो कि हैं, और 2-4 बात उसके सामने नई और कर दो। और मज़े लेने हैं तो ज़बरदस्ती उसके सामने कुछ ऐसा करते रहो कि उसे चैन से बैठने मत दो। जो भी कर रहे हो अगले दिन कुछ और कर दो, फिर वो उसकी कॉपी करेगा। अपने रूटीन को आपके फॉलो कर रही हैं, रूटीन में 1-2 दिन ऐसा काम कर दो जो चाह के भी फॉलो ना हो जाए, बेचारे के पेट में दर्द रहेगा। तो इन लोगों के तो मज़े लेने चाहिए, डील क्या करना है। नेक्स्ट, हेलो मैम, प्लीज़ मुझे कोई अच्छा सा सजेशन दीजिए। मैं अंडर एज 18 हूँ, पढ़ाई कम, सब में अच्छी हूँ, पढ़ाई काम। मेरे घर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है। मेरे को मेरे पेरेंट्स की फाइनेंशियल हेल्प करनी है। प्लीज़ बताएं मैं किस तरह से हेल्प करूँ। मैं ही कई SRT की थी पर अब वो भी बंद हो गई। प्लीज़ मैं कुछ अच्छा सजेस्ट करिए। कोचिंग लिखा होगा कि मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी। यार इतनी स्पेलिंग देख के तो आपके लग रहा है कि पढ़ाई पे आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। आपकी 18 से भी कम उम्र है, कैसे करके क्या करोगे? नौकरी नहीं कर सकते। फ़िलहाल जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लो, ताकि किसी अच्छी जगह पे जॉब के लिए, किसी चीज़ के लिए आप एक्चुअल में उनकी हेल्प कर सको। क्योंकि अभी आप पढ़ाई छोड़ के जाओगे कुछ उनकी हेल्प करने के लिए, पता लगा ना पढ़ाई हो पाई और बाकी चीज़ें भी आपने ख़राब कर ली। तो अभी आप बहुत छोटे हो इस चीज़ के लिए कि अपने घर की फाइनेंशियल हेल्प कर सको, ठीक है ना। या फिर कोचिंग स्टार्ट की थी वो बंद हो गई, तो वही है ना कि कोचिंग ही एक ऑप्शन है पढ़ाई के साथ जो बच्चा कमा सकता है। वो उसके लिए बेस्ट होता है कोचिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रिवीजन होता रहता है और वो आगे की तैयारी में भी मदद करता है। तो अगर आप करना ही है तो कोचिंग को ही आप दोबारा कर सकती हो कि कोचिंग तरीके से कर लो और अपने घर को फाइनेंशियल हेल्प करो। बाकी नौकरी वगैरह आपके पास अभी ऑप्शन है नहीं, ठीक। तो कोचिंग करो, जो भी मिले कोशिश करो होम ट्यूशन मिल जाए, उनमें पैसे अच्छे पड़ जाते हैं। तो ये थे एपिसोड 80 के 147 कमेंट थे, जिसमें कुछ तो पिछले कमेंट्स के रिस्पॉन्स थे, थैंक यू था उन जवाबों के लिए, और कुछ नए थे जो मैंने आज तो मुझे जितना ध्यान आ रहा है मैंने एक भी नहीं छोड़ा। और 1-2 कमेंट जो बार बार आ रहे हैं कि आपने एपिसोड 73 में सवाल किया है, आपने एपिसोड 69 में सवाल किया है। मुझे ये कहना है कि जितनी देर आप कमेंट ये टाइप कर रहे हो कि आपने उसमें किया है, अब मैं पढ़ लूँ, आप सोच के देखो मैं इसके 147 को पढ़ूँगी या फिर मैं एपिसोड 69 में जाके फिर आपकी आईडी से वो क्वेश्चन ढूंढूंगी। पॉसिबल नहीं हो पाता,
मैं कितनी भी कोशिश करूं। अच्छा ये होता कि आप बार बार ये लिखने के कि आपने एपिसोड 69 में कमेंट किया है, मेरे को नंबर भी याद हो गया पढ़ पढ़ के, तो आपका कमेंट ना मैं पढ़ लेती उतनी बार। वहीं से जाओ, अपना कमेंट देखो, उसे कॉपी पेस्ट करो और लेटेस्ट वाले वीडियो पे यानी 81 वाले पे कर दो। और अगर जब उसका नंबर आया है तब वो छोड़ा है तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं, एक्चुअली 3। सबसे पहला बहुत बड़ा है, दूसरा मिस स्पेलिंग इतनी है कि अनरीडेबल है, तीसरा ये भी हो सकता है कि मैं रात को 9 बजे के बाद शूट करती हूँ, हो सकता है कि उसके भी बाद कमेंट आया हो, तो फिर वो दोबारा खुलेगा ही नहीं वीडियो, है ना, कमेंट्स के लिए। तो उसमें मिस हो गया हो तो फिर कैसे अगर मिलेगा। तो आप बजाय अगर किसी का कमेंट छूट जाता है, इन सब रीजंस में से कुछ नहीं है, तो आप लेटेस्ट वाले वीडियो पे कमेंट कर दिया करो। तो उस पर यह है कि जब उसका शूट होगा तो एटलीस्ट वो पढ़ लिया जाएगा। और स्पेलिंग जिनकी गलत हो रही है, 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके मुझे नाम और आईडी याद होगी, लेकिन मैं हर बार कोशिश करती हूँ, उनका मैसेज अनरीडेबल जाता है। उनके लिए आप बोल के टाइप कर दिया करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑटो करेक्ट से हिंदी वाली लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, काफ़ी हद तक सही स्पेलिंग आ जाती है, एक आध गड़बड़ होती है, उसको तो मैं भी कर ही लेती हूँ पढ़ पढ़ा के ठीक, लेकिन पूरा का पूरा ही जब पढ़ने में ही नहीं आता। जैसे अभी यहाँ पे कोचिंग लिखा था ना, उसमें लिखा था COUGHING और स्टार्ट को लिखा था SRT, तो कई बार दिमाग हैंग हो जाता है कि क्या कहना चाह रहा बंदा। तो स्पेलिंग सही होना इम्पॉर्टेंट है ताकि मैं उसको पढ़ पाऊँ, जब भी तो समझ पाऊँगी। इससे पहले मैं पढ़ती नहीं, मैं डायरेक्ट कैमरे पे आके तभी पढ़ रही हूँ, तभी जवाब दे रही हूँ। तो फिर उसमें अगर स्पेलिंग हद से ज़्यादा मिस्टेक है, वो अनरीडेबल है, तो मुझे प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगी, मैं बताऊँगी क्या। तो ये 2-3 चीज़ें आप कमेंट करते टाइम विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे बोलूँगी कि इसका ध्यान रखो, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब भी मैं कोई कमेंट छोड़ती हूँ। मैं बैठी इसलिए हूँ कि जो लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी जो भी बात है, चाहे वो छोटी दिख रही है या बड़ी, मैं कोशिश यही करने तो बैठी हूँ कि सबकी जितनी हो सके बातें सुन लूँ और उनको बता दूँ। तो अपनी मर्ज़ी से मैं कोई कमेंट नहीं छोड़ना चाह रही, बात ये है टैगलाइन, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। एपिसोड 81 के सवालों के जवाब लेकर अब मैं मिलूँगी आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।